नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आज बात पाली लोकसभा सीट की करेंगे। पाली लोकसभा सीट के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ का जो वर्तमान में जातीय गणित क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे और 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर के यहाँ पर किसकी दावेदारी कितनी मजबूत हो रही है, इसको लेकर के तमाम चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर पाली लोकसभा सीट के जातिगत गणित को अगर समझने की कोशिश करें, देखिए किसी भी लोकसभा सीट की जब हमने बात की है और हर लोकसभा सीट, क्योंकि अब तक हम राजस्थान की करीब 10 से 15 लोकसभा सीटों का आंकड़ा एक-एक सीट बार बता चुके हैं। इसके अलावा 25 की 25 सभी लोकसभा सीटों का जातिगत गणित हम अलग से समझा चुके हैं। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, लोकसभा की 25 हैं। ऐसे में राजस्थान में हर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। जातिगत वोट में हमने 3 श्रेणी में महत्वपूर्ण बांटा है, एससी, एसटी और मुस्लिम। क्योंकि वर्ग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वोटिंग पैटर्न में ये 3 वर्ग ही होते हैं जो वर्ग के हिसाब से वोट करते हैं। बाकी के जाति के हिसाब से वोट करते हैं। जैसे अगर ओबीसी वर्ग है तो इसके अंदर बहुत सारी जातियां होगी और हर जाति का अपना एक इंटरेस्ट और अपना एक वोटिंग पैटर्न होता है। जनरल के अंदर भी जितनी जातियां होती है, वो राजपूत, ब्राह्मण, सबका अपना अपना अलग अलग कैंडिडेट और उस हिसाब से वोटिंग पैटर्न होता है। लेकिन ये 3 वर्ग ऐसे हैं जिनका वोटिंग पैटर्न मोटे तौर पर एक जैसा रहता है। पाली लोकसभा क्षेत्र के अंदर 20% एससी के वोटर है, जो कि संख्या के लिहाज से 4,29,314 के करीब पड़ते हैं। एसटी के वोटर यहां पर 6.2% है, जो संख्या के लिहाज से 1,33,800 सॉरी 1,33,087 रहते हैं। मुस्लिम वोटर 7.3% है, जो कि संख्या के लिहाज से 1,56,252 है। अगर अपन पाली के जो वोटर है, पाली का लोकसभा क्षेत्र पूरा है, उसको अगर अपन शहरी और ग्रामीण एरिया में बांटे, तो रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण एरिया में आने वाले वोटर है 17,51,603 वोटर हैं। और जो ग्रामीण एरिया में आने वाले वोटर हैं, सॉरी ग्रामीण एरिया में 17,51,603 और अर्बन एरिया के अंदर, शहरी एरिया के अंदर 3,94,969 वोट है। यानी कि 80, 81, 82% के आसपास ग्रामीण एरिया में वोटर हैं। केवल और केवल 18, सवा 18% यहाँ पर शहरी एरिया का वोटर है। अब बात करते हैं पाली में आने वाले विधानसभा सीटों की। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि 200 टोटल विधानसभा सीटें हैं, 25 लोकसभा की सीटें हैं, तो हर लोकसभा सीट में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। पाली की अगर आप बात करेंगे तो पाली जिले के अंदर सॉरी पाली लोकसभा सीट के अंदर जो विधानसभाएं आती हैं, उसमें से 5 विधानसभाएं आती हैं पाली जिले की खुद की और 3 विधानसभाएं आती हैं जोधपुर जिले की। क्योंकि जोधपुर जिले का आपको पता है कि जोधपुर जिले में टोटल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें से 7 विधानसभा सीटें जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में जाती हैं और 3 विधानसभा सीटें हैं वो पाली लोकसभा के साथ में आ जाती हैं और पाली की खुद की 5 मिलकर के 8 हो जाती हैं और इधर 7 जोधपुर लोकसभा के साथ में एक पोकरण जो जैसलमेर की है वो मिलकर के एक जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की 8 पूरी हो जाती है। तो ये 8 जोधपुर लोकसभा की, ये 8 पाली लोकसभा की। अब अगर यहाँ पर जो पाली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सीटों की बात करें और हाल ही में जो 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए उसके हिसाब से वहां पर किस पार्टी को क्या समर्थन मिला उसको अगर देखा जाए, तो कांग्रेस ने इन 8 में से एक तो पाली शहर वाली सीट जो है भीमराज भाटी, जो लंबे समय बाद कांग्रेस को यहां पर जीत मिली है, एक तो ये कांग्रेस के पास में है। इसके अलावा कांग्रेस के पास में है भोपालगढ़, जो एससी की सीट है और गीता बरवर है वो वहां से चुनाव जीती है, जिसमें जहां पिछली बार 2018 के अंदर यहां पर आरएलपी को जीत मिली थी और आरएलपी के पुखराज गर्ग जो आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे वो सिटिंग एमएलए थे। और कमसा मेघवाल जो किसी दौर में वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रही थी और उन्होंने इस बार फिर से चुनाव लड़ा। हालांकि जब हम पॉलिटिकल पंचायत की टीम ग्राउंड पर गई थी तो ऐसा एक मैसेज बहुत क्लियर देखा गया, कमसा मेघवाल 5 साल एक्टिव नहीं रही, उनके पास कार्यकर्ताओं की टीम नहीं है, संघ का उनको सपोर्ट नहीं था, 5 साल निष्क्रियता की वजह से ये तमाम चीजें सामने आई थी। तो इन 8 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस के पास में है और 6 सीटें बीजेपी के पास में है। यानी कि इस इक्वेशन को अगर देखा जाए, विधानसभा सीटों के इक्वेशन को, तो यहां पर बीजेपी फिलहाल मजबूत पड़ती है और इससे सिटिंग एमपी पीपी चौधरी को लेकर के भी एक पॉजिटिव मैसेज है कि आपके एरिया की ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीती है। अब बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज की। 2008 से लेकर के 2023 तक पिछले 15 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं, लोकसभा या फिर विधानसभा के, उसमें किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं, आईएनसी यानी कांग्रेस को कितने मिले हैं, बीजेपी को कितने मिले, बीएसपी को कितने मिले और आरएलपी को यहां पर कितने वोट मिले हैं। अब शुरुआत करेंगे 2008 से। 2008 के विधानसभा चुनाव से बात करेंगे। 2008 के विधानसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस को 32.5% वोट मिले और बीजेपी को 38.8% वोट मिले। 2009 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो यहां पर कांग्रेस को 53.6% वोट मिले और बीजेपी को 26.4% वोट मिले। 15% वोट यहां पर बसपा को मिले थे। तब आरएलपी थी नहीं, आरएलपी 2018 में आई है, तो उससे पहले आरएलपी के सारे 0-0-0 है। 2013 के जब विधानसभा चुनाव हुए, जब बीजेपी राजस्थान में 163 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, तब
पाली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों का अगर टोटल वोट माने तो 53.5% बीजेपी को मिला था और 37.5% कांग्रेस को मिला था, 1.8% बसपा के पास में गया था। 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो पाली लोकसभा क्षेत्र में 64.9% बीजेपी को मिला, 28.6% कांग्रेस को मिला और 1.5% बसपा को मिला। फिर जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को 27.4% वोट मिले और बीजेपी को 40.6% वोट मिले। एक समय पाली में ऐसा था, पाली जिले की जो 10 विधानसभा सीटें उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक समय ऐसा आया था जब कांग्रेस यहां पर नील बट्टा सन्नाटा हो गई थी। लोकसभा सीट बीजेपी के पास में, सारी की सारी विधानसभा सीटें बीजेपी के पास में। तो कांग्रेस के पास यहां पर कोई अपनी लोकसभा और विधानसभा के लिहाज से कोई प्रेजेंस नाम की चीज ही नहीं थी। 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को यहां पर बद्रीराम जाखड़ चुनावी मैदान में थे, 31.1% वोट मिले और बीजेपी को 67% वोट मिले। और चूंकि बसपा का कैंडिडेट था नहीं और आरएलपी का तब बीजेपी के साथ अलायंस हो गया था तो आरएलपी ने यहां पर कैंडिडेट उतारा नहीं था। 2023 के जब विधानसभा चुनाव हुए हैं तो फिर से आरएलपी तब तक अलग हो चुकी थी, अपने आप एक अलग प्लेयर के तौर पर मैदान में थी। अभी जो कुछ महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें अगर पाली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों के वोट परसेंटेज की बात करें टोटल मिलाकर के तो 42.6% वोट मिले हैं कांग्रेस को, 47.1% वोट मिला है बीजेपी को, 0.7% वोट मिला है बसपा को और 5.6% वोट मिला है आरएलपी को और बाकी जो 2-4% बचता है वो अन्य को वोट मिला है। ये गणित है पाली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों की, जिसमें आपको पता है कि इस समय 2 सीटें कांग्रेस के पास में है और 6 सीटें बीजेपी के पास में है। अब बात करते हैं पाली लोकसभा सीट के इतिहास की। इतिहास यानी कि 1957 से लेकर के आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, कौन सा चुनाव जीता कौन है, उसकी पार्टी कौन सी थी, उसको वोट कितने मिले, रनर अप कैंडिडेट कौन था, रनर अप यानी कि नंबर 2 पर रहने वाले कैंडिडेट कौन था, उसकी पार्टी कौन सी थी, उसको वोट कितने रहे, नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में अंतर कितना था, ये तमाम चीजों पर बात करेंगे। 1957 के पहले चुनाव में यहां पर हरिश्चंद्र माथुर कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीते, 95,385 वोट मिले। संपत मल जो भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट थे वो नंबर 2 पर रहे, जिन्हें 46,764 वोट मिले, 48,621 वोटों का अंतर रहा। जसवंत सिंह मेहता 1962 के अगले चुनाव जीते कांग्रेस के ही, यानी कि यहां पर शुरुआती दोनों चुनाव में कांग्रेस को लगातार जीत मिली। चिमन सिंह जो कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार थे वो चुनाव हारे, 80,461 वोट मिले थे लेकिन 19,259 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। एसके तापुरिया स्वतंत्र पार्टी कैंडिडेट थे, 1967 में चुनाव जीते, यानी कि नॉन कांग्रेस को पहली बार 1967 में यहां पर जीत मिली जब 1,47,509 वोट मिले और एस चंद्रा जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको 1,21,438 वोट मिले, 26,071 वोटों के अंतर से चुनाव हारे। 1971 के अंदर मूलचंद डागा जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो चुनाव जीते, 1,62,536 वोट मिले। माधो सिंह निर्दलीय थे, उनको 1,23,876 वोट मिले, नंबर 2 पर रहे और 38,660 वोटों का अंतर रहा। 1977 आपातकाल के बाद वाले चुनाव, भारतीय लोकदल के तौर पर कैंडिडेट के तौर पर अमृत नेहटा यहां पर चुनावी मैदान में थे, 1,97,790 वोट मिले। मूलचंद डागा जो यहाँ के सिटिंग एमपी थे कांग्रेस के वो चुनाव हार गए, 1,09,543 वोट मिले और 88,247 वोटों का दोनों के बीच में अंतर रहा। अब चुनाव आए 1980 के, केंद्र के अंदर जो जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री रहे 3 साल के अंदर 2 और सरकार तब तक बिखर चुकी थी। आपसी गुटबाजी के भीतर बीजेपी से अलग हुए नेताओं ने अलग अपनी पार्टियां बनाई, भारतीय जनता पार्टी बनाई जो पहले जनसंघ से जनता पार्टी के अंदर आए थे और तब तक कांग्रेस भी 2 गुटों में बंट चुकी थी। कांग्रेस इंदिरा जिसको आईएनसी-आई कहा गया और एक आईएनसी उर्स जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन से जुड़े लोगों की एक अलग हो गई थी। नाथूराम मिर्जा जैसे नेता उस समय संगठन के साथ चले गए थे, इंदिरा गुट से अलग हो गए थे। उन्हीं उसी की वजह से 1984 के अंदर नाथूराम मिर्जा के खिलाफ उन्हीं के परिवार से आने वाले एक दिग्गज नेता को राजीव गांधी ने चुनावी मैदान में उतारा ताकि रामनिवास मिर्जा को चुनावी मैदान में उतारा ताकि वहां सीट कांग्रेस को जीत दिलाई जा सके। बहरहाल 1980 में मूलचंद डागा चुनाव जीते, 2,09,960 वोट मिले। देवकी नंदन पाटोदिया जनता पार्टी कैंडिडेट नंबर 2 पर रहे जिन्हें 1,01,844 वोट मिले और करीब-करीब 1,08,116 वोटों का इन दोनों के बीच में अंतर रहा। 1984 में मूलचंद डागा फिर से चुनाव जीते, 1,88,274 वोट मिले और पुष्पा जैन बीजेपी की थी वो नंबर 2 पर रही, 1,52,553 वोट मिले और दोनों के बीच में 35,721 वोटों का अंतर रहा। 1998 के विधानसभा चुनाव के अंदर
यहाँ पर कांग्रेस को एक बार फिर से जीत मिलती है। 2,02,483 वोट मिले। बीजेपी के कैंडिडेट नंबर 2 पर रहते हैं। 1,63,278 वोट मिले। 39,205 वोटों का अंतर रहा। 1989 में पहली बार गुमानमल लोढ़ा जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो यहाँ से जीते। 3,38,793 वोट मिले। लक्ष्मीमल सिंघवी नंबर 2 पर रहे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 1,71,469 वोट मिले। 1,67,328 वोटों का दोनों के बीच में अंतर रहा। 1991 में गुमानमल फिर से चुनाव जीते दूसरी बार, जब राजस्थान के अंदर उस समय भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी और केंद्र के अंदर ये राजीव गांधी की हत्या के बाद वाले जो परिणाम थे। हालांकि उत्तर भारत में वोटिंग राजीव गांधी की हत्या से पहले हो चुकी थी। दक्षिण भारत की जो वोटिंग थी वो बाकी थी। कुछ समय के लिए वोटिंग को रोका गया और उसके बाद में दक्षिणी भारत के अंदर ही कांग्रेस का वोट बढ़ा, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद में सिंपैथी की लहर कांग्रेस के पक्ष में थी और इसी वजह से देश में कांग्रेस सत्ता में आ पाई, क्योंकि उस समय वीपी सिंह एंड ऑल जो एंटी राजीव धड़े थे वो काफी मजबूत थे। लेकिन राजीव गांधी की हत्या ने पूरा एक जो जो इलेक्शन का माहौल था वो पूरा बदल दिया था। धर्मीचंद जैन कांग्रेस के कैंडिडेट उस समय नंबर 2 पर रहे थे, लेकिन उसके तब भी बीजेपी यहां पर जीती। 1996 में बीजेपी यहां पर तीसरी बार जीती लगातार और मीठालाल जैन जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको हराया 14,471 वोटों से। लेकिन 3 बार जीतने वाले लगातार गुमानमल लोढ़ा चौथी बार 1998 में वो चुनाव हार गए। हारे किसके सामने? मीठालाल जैन के सामने चुनाव हारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 2,82,369 वोट मिले और 27,436 वोटों से गुमानमल लोढ़ा को चुनाव हरवाया। 1999 में यहां पर पुष्प जैन चुनाव जीते। 3,16,844 वोट मिले। मीठालाल जैन को हार का सामना करना पड़ा। 2004 में पुष्प जैन ने यहां से बीजेपी के तौर पर फिर से जीत हासिल की, यानी कि 1989 के बाद पाली लोकसभा सीट पर बीजेपी लगातार मजबूत रही। 89 में जीती, 91 में जीती, 96 में जीती। बीच में 98 में एक बार मीठालाल जैन कांग्रेस के जरूर जीते, लेकिन 99 में फिर जीती और 2004 के अंदर भी जीती। उसके बाद जब 2009 के अंदर एक बार बद्रीराम जाखड़ यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट जीते, यानी कि अब तक 1989 से लेकर के 2019 तक जितने भी चुनाव हुए उसमें केवल कांग्रेस को 2 बार जीत मिली है। बाकी हर बार यहां पर बीजेपी जीती है। 1989, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 इतने चुनाव में केवल 2 बार कांग्रेस जीती है, बाकी सारे बीजेपी ने जीते हैं। 2009 के अंदर बद्रीराम जाखड़ ने पुष्प जैन जो लगातार 2 बार बीजेपी के सिटिंग एमपी थे उनको हराया, जिनको 1,90,887 वोट मिले। 1,96,717 वोटों का अंतर रहा। 2014 मोदी लहर का मौका था। एक लीगल कानून की पृष्ठभूमि से आने वाले पीपी चौधरी को बीजेपी ने टिकट दिया, वो चुनाव जीते। 7,11,772 वोट मिले। अरुण जेटली के करीबी होने का फायदा मिला, उनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। उन्होंने बद्रीराम जाखड़ के परिवार से आने वाली मुन्नी देवी गोदारा को चुनाव हराया। 3,12,733 वोट मुन्नी देवी गोदारा को मिले थे और 3,99,039 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। 2019 में कांग्रेस ने प्रयोग किया और मुन्नी देवी गोदारा के बजाय वापस बद्रीराम जाखड़ को खुद को टिकट दिया, ताकि शायद कड़ी टक्कर दी जा सके, लेकिन जीत का अंतर और बढ़ गया। यहाँ पर पीपी चौधरी को वोट मिले 9,01,149 और बद्रीराम जाखड़ को वोट मिले 4,18,552 और 4,81,597 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। अब बारी 2024 की। बीजेपी टिकट किसे देती है? क्या तीसरी बार लगातार पीपी चौधरी को रिपीट किया जाएगा? इसको लेकर के पार्टी के भीतर जो खबरें हैं वो खबरें ये हैं कि पीपी चौधरी पार्टी 2 जनवरी दिसंबर से ही विधानसभा चुनाव राजस्थान में खत्म होने से ही लगातार पार्टी ने प्रयास शुरू कर दिए थे। सर्वे अलग-अलग स्तर पे किए जा रहे हैं। अमित शाह की टीम अलग सर्वे कर रही है। जेपी नड्डा की टीम अलग सर्वे कर रही है। मोदी की ऑफिस से अलग सर्वे हो रहे हैं और बीएल संतोष की ऑफिस से अलग-अलग सर्वे हो रहे हैं। इन अलग-अलग सर्वे के जरिए और बीजेपी के अंदर जो सर्वे का पैटर्न होता है वो हर 15-20 दिन में नया सर्वे किया जाता है और बदलती हुई स्थितियों को समझने की कोशिश की जा रही है। क्या वहां पर सिचुएशन बदल रही है? क्या जो कैंडिडेट के आज से 2 महीने पहले खिलाफ माहौल था अब धीरे-धीरे कैंडिडेट के पक्ष में आने लगा है? या 2 महीने पहले तो वो पक्ष में था, अब कहीं खिलाफ तो नहीं माहौल जा रहा है? तो हर 15-20 दिन में बीजेपी नया सर्वे करती है और सर्वे के आधार पर पीपी चौधरी के पक्ष में अगर माहौल नहीं होता है तो हो सकता है टिकट बदले जा सकते हैं, क्योंकि पार्टी स्पष्ट मैसेज दे चुकी है कि इस बार 40% सीटों पर टिकट बदले जाएंगे, उसमें से 20% के ठिकाने बदले जाएंगे, यानी कि किसी को इस सीट से उस सीट भेजा जा सकता है और 20% लोगों को टिकट काट करके संगठन में भेजा जा सकता है। ऐसे में पाली का अगला सांसद कौन होगा, इसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पीपी चौधरी के कामकाज को लेकर क्या कुछ राय है? बद्रीराम जाखड़ की संभावनाओं को लेकर क्या कुछ राय है? सुनील जाखड़ जो लगातार यहाँ पर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और इलाके में पाली शहर के अंदर लगातार सक्रिय हैं, छात्र राजनीति से निकले हुए चेहरे हैं, तो
पाली की बनती बिगड़ती सिचुएशंस को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। पॉलिटिकल पंचायत पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।